नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP and CQ टू परपेंडिकुलर्स हैं. कहाँ से? फ्रॉम वर्टिसेस A and C. किस पर हैं? ऑन डायगोनल BD पे. तो देखो ABCD हमारा एक परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेललोग्राम है, और A वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है BD पे और दूसरा C से Q है जो परपेंडिकुलर है. इसका मतलब अगर इधर 90 डिग्री है तो बेटा इधर भी 90 होगा, अगर इधर 90 डिग्री है तो भी इधर 90 होगा. ठीक है. अब हमसे पूछ क्या रहा है? सबसे पहले APB ट्राइंगल कहाँ है? APB. तो हम इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं. ये हमारा बेटा APB है, A P एंड B. ठीक है, ये डायगोनल है, सॉरी 90 डिग्री है. दूसरा है CQD. तो हम CQD को भी बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से 90 डिग्री. ठीक है, जिसका नाम है Q, C और D. अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो पहले इस फिगर में देखते हैं. अगर मैं इसको देखूं तो ये ट्राइंगल था अपना और दूसरा ट्राइंगल ये वाला है. तो ये एंगल B एंगल और इस D एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो ये जो D एंगल है ऊपर वाला, देखो ये वाला, क्योंकि P यहीं पे तो है कहीं पे, और इसके आगे कहाँ है? यहाँ पे कौन है? B है. ठीक है, और इसमें देखो कौन सा है? B वाला, क्योंकि B से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कौन है? D. ठीक है, तो ये एंगल इक्वल हो गया. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो DC है ये इक्वल है इसके, है कि नहीं? हाँ. अब वैसे तो कॉन्ग्रुएंट दिख गए. अब कैसे? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड. दो एंगल के नाम कंटिन्यू आने चाहिए, फिर साइड का नाम आना चाहिए, इससे कॉन्ग्रुएंट होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपली कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD. इक्वेशन 1 बोल देते हैं दोनों को एक साथ, है ना. जो भी रिक्वायरमेंट होगी कर लेंगे. सेकेंड थिंग क्या हो सकती है? AD इक्वल CB एंड AD पैरेलल CB. अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन काम आएगी अपने पास कि AB इक्वल CD है. दूसरा हम लिखेंगे सिंस, या इफ ले लेते हैं, इफ AB पैरेलल CD एंड AB पैरेलल CD, क्योंकि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना D और B, इसको ला रहा हूं मैं. AB पैरेलल CD एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल. ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है देन वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DBA. इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इस रूल से हमने बात लिखी है, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने उससे पहले ही हम कुछ बातें प्रूव कर लें तो बाकी वहाँ पे हमारे को दिक्कत नहीं है. अब सबको पता है कि कौन से दो ट्राइंगल हैं. तो गिवन हमें इन ट्राइंगल APB एंड सेकेंड वन है बेटा इन ट्राइंगल CQD. इन दोनों के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री. और या हम ये भी लिख सकते हैं, गिवन भी है हमें, तो ईच 90 डिग्री. दूसरी बात हम लिखेंगे एंगल. अब देखो CDB है तो CDB था तो उसको CDQ लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना. तो मैं इसको B वाले में लिख रहा हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल में. देखो ऊपर वाले ट्राइंगल में DBA को लिखेंगे. DBA को मैं PBA लिख देता हूँ. PBA इज इक्वल टू एंगल QDC बाय इक्वेशन 3. अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे और लगा के लिख सकता है, क्योंकि Q और P DB लाइन सेगमेंट में, तो या तो DB लिखो या फिर DQ लिखो या फिर BD लिखो या BP लिखो, दोनों सेम ही मतलब है ना. एंगल में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी कि एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द आर्म्स, लेंथ ऑफ आर्म. अब थर्ड थिंग हमें क्या लिखनी है? AB इक्वल टू DC बाय इक्वेशन 1. ये सुनो, इक्वेशन 1 से लिख दिया AB इक्वल टू DC. अब लिखेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. इस रूल से हम क्या कह सकते हैं? इस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल
APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। क्वेश्चन सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें से क्या पूछ रहे हैं कि जो AP है ना, ये जो AP है ये CQ के इक्वल है। तो इससे जो ट्राइंगल बन रहे थे देखो APCQ इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। तो बाय CPCT से हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि जो AP है वो इक्वल हो जाएगी CQ के। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट देखो हमें डायग्राम बनाने आने चाहिए। जो भी ट्राइंगल पूछे हैं वो ट्राइंगल्स के डायग्राम बनाने आने चाहिए। सेपरेट कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही ईजी है। कैसे देखो, अभी तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत सारी बातें पूछी हैं और डायग्राम भी कुछ अटपटा सा गिवन है, तो कैसे होगा। देखो आराम से सुनना कैसे होगा कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EF, दो ट्राइंगल्स हैं। AB इक्वल है DE के, जो AB साइड है वो DE के इक्वल है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि AB इक्वल है DE के। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। दूसरी बात, AB पैरेलल भी है DE के। ये AB जो लाइन है वो पैरेलल भी है बेटा DE के, तो AB पैरेलल टू DE, दो बातें गिवन है। एंड BC, जो BC ये वाली लाइन है वो इक्वल है EF के, इस EF के इक्वल है। एंड जो ये BC है वो पैरेलल भी है इस EF के, टू एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब एक दूसरी बात हमारे पास ये है कि BC इक्वल EF भी है एंड BC पैरेलल टू EF भी है। कोई डाउट नहीं अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। वर्टिसेस A, B एंड C आर जॉइंट टू वर्टिसेस D, E, F। A, B और C को D, E और F रेस्पेक्टिवली वर्ड किया, तो A D के साथ है, B E के साथ है, C F के साथ ज्वाइन हुआ है। तब हमें शो करना है पहली बात कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। तो देखो कहाँ है ABCD, ABC, ये क्या लिख दिया, ABED है बेटा यहाँ पे। ठीक है, मैंने गलती से C लिख दिया, ABED। तो A, B, E और D मैं अलग से बनाता हूँ तुम्हारे लिए पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा देखना एकदम सिंपल से, ऐसा कुछ है क्या, तुम ही देख लो भाई। A, B, E और D। अब कोई भी पैरेललोग्राम प्रूव करने से पहले हमें बहुत सारी बातें पता है कि उसकी चारों साइडें पैरेलल होंगी। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल तो भी वो पैरेललोग्राम है। बट एक थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि सिंगल पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो भी पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से देखो इसने कहा कि AB पैरेलल भी है DE के एंड AB इक्वल भी है DE के, तो हम लिखेंगे सिंस AB, फर्स्ट वाले के लिए बता रहा हूँ बेटा, AB इक्वल DE and AB parallel to DE. So if in a quadrilateral में, अभी एक बार समझा रहा हूँ ना, बोथ या सिंगल पेयर या वन पेयर भी बोल सकते हैं, सिंगल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड is equal and parallel, then it is a, तो वह एक होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। समझ में आई बात। इसका मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल में एक ऑपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल भी है और साथ में इक्वल भी है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ABED इज ए पैरेललोग्राम। अब ध्यान रखना, अब काम की बात आएगी। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो तुम ये कह सकते हो, जैसे तुमने किसी ने इसको, इन दोनों को इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया, तो एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो तुम ये कह सकते हो कि BE पैरेलल AD है। सो BE पैरेलल है AD के एंड BE इक्वल भी होगी AD के। बेटा बताओ किसको डाउट है इस बात में। मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में बची भी, अगर ये पैरेललोग्राम हो ही गया तो इसकी ऑपोजिट साइड का जो पेयर बचा है वो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि BE पैरेलल है AD के। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC कहाँ है बेटा, BEFC समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर भी सेकंड पार्ट में डायग्राम बनाते हैं, ऐसे कुछ है।
ऐसा सी बी ई और एफ, तो बाई इक्वेशन 1 2, बाई इक्वेशन 2 ये कह सकते हो कि ये इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है। तो बाई इक्वेशन 1 सेम लाइन चिपका देना और तुम ये कह दोगे कि देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ये पैरेललोग्राम है तो तुम ये कह सकते हो कि सो बी ई भी पैरेलल होगी सी एफ के एंड बी ई इक्वल भी होगी सी एफ के। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, 3 तो लिख ली थी, 4। बात समझ में आई कि ये इसके इक्वल और पैरेलल होगी। अब ये क्या कह रहा है कि ए डी पैरेलल होगी सी एफ के। कहाँ है भाई ए डी? ये जो ए डी लाइन है ये पैरेलल होगी सी एफ के। दूसरी बात, ये ए डी इक्वल भी होगी सी एफ के। तो हम अगर इसको क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा। बट हमें देखना होगा कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या देखा कि बी ई जो है ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो बी ई क्या है, सी एफ के भी पैरेलल है और इक्वल है। तो ऑब्वियसली अगर 3 लाइनें इक्वल और पैरेलल हैं आपस में, तो बी अगर इसके इक्वल है और इसके इक्वल है तो ए डी भी इक्वल होगी क्या सी एफ के। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि ए डी इक्वल होगी सी एफ के और एंड ए डी पैरेलल भी होगी बेटा सी एफ के। ये इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया तुम्हारा। सिंपल सी बात है कि अगर बी इसके पैरेलल है और बी इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। एक रूल पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में 3 लाइन वाला, ठीक है ना, उससे। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बी ई सी एफ के इक्वल है और बी ई ए डी के इक्वल है तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में देखो क्या कर रहा है कि ए सी एफ डी भी पैरेललोग्राम में प्रूव करो। तो कहाँ है ए सी एफ डी? ए सी एफ डी ये रहा, दिख रहा है। इस ए सी एफ डी को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बस इसका एक ऑपोजिट पेयर हमें पैरेलल और इक्वल लाना होगा। तो हम इसमें देखें तो हमने अभी अभी इक्वेशन नंबर 5 में एक चीज़ देखी कि ए डी पैरेलल भी है सी एफ के, ए डी इक्वल भी है सी एफ के, है कि नहीं। ये पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे। अगर इक्वल और पैरेलल वन पेयर, तो इन क्वाड्रिलेटरल दिस सिंगल पेयर या वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना, अगर ये पैरेललोग्राम तुमने प्रूव कर दिया तो तुम क्या इससे एक लाइन लिख सकते हो कि सर ए सी इक्वल होगी डी एफ के एंड ए सी पैरेलल भी होगी डी एफ के, जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 यूज में लेंगे। समझ में क्यों ले रहा हूँ इक्वेशन? क्योंकि मुझे पता है अगला पॉइंट पूछ रहा है मुझसे और वो पॉइंट इसी से प्रूव हो सकता है। देखो ए सी इक्वल डी एफ के, तो बाई इक्वेशन 6, या तुम अगर 5th पार्ट लिखना चाहते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, अगर तुम 5th पार्ट लिखना चाहते हो तो 5th पार्ट में तुम क्या लिखना चाहोगे? तुम ये लिखना चाहोगे कि सर 5th पार्ट को सोल्व करने के लिए सिंस ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम हमने भी प्रूव किया है तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ ए सी इक्वल टू डी एफ, कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, है ना, उस रीजन से पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, एक पेयर है ऑपोजिट साइड का और पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है। तो ये इससे प्रूव हो गया। अब देखो इसको चाहे तो तुम इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हो, में भी काम आ जाए हमारे। अब हमें क्या कह रहा है कि ए बी सी, कहाँ है भाई ए बी सी? ये रहा ए बी सी ट्राइंगल अपना, ये ट्राइंगल डी ई एफ के। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, सॉरी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। और अभी हम ये प्रूव लेके आए थे इक्वेशन नंबर 6 से कि ये साइड भी इसके इक्वल है। देखो डी ए सी साइड डी एफ के इक्वल है, अभी प्रूव किया। तो इक्वेशन नंबर 6 से अब मुझे एक बात बताओ कि ट्राइंगल जो ए बी सी आपका और एंड ट्राइंगल डी ई एफ है, इसमें एस 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 रूल लगा सकते हैं क्या कॉन्ग्रुएंस का? तो लगाओगे तो ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या डी एफ के? अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना कैसे लगा एस 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 रूल। तो बेटा मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी था, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, एक ही बात को घुमा घुमा के किया था। हाँ ये बात समझने लायक थी कि बी अगर ए डी के इक्वल है, बी अगर सी एफ के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना होगा तुम्हें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा दिया है, और बाकी तुम्हें फिर भी लगे कि सर नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी हमें वैसे तो ईजी है, बट ईजी इसलिए है क्योंकि
अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम जब आ जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हट जाता है ना, क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम नहीं होता। पैरेललोग्राम में हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं, तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं तुमसे बताता हूँ, तो हिंट भी हमें गिवन है कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी। ए बी को एक्सटेंड करो, बढ़ाओ, और सी से एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल हो डी ए के। सी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि जो ए डी के पैरेलल हो। तो इसका मतलब हमें ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये ए डी के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ की, देखो इसके पैरेलल दिख रही है, और ए बी को मैं एक्सटेंड करूँ मतलब बढ़ाऊँ, सीधा एकदम बड़ा। इस बात का मतलब है यहाँ पे कि ए बी को बढ़ाओ, है ना, ऐसे ही वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो प्रोड्यूस एट ई, ए बी को कहाँ तक बढ़ाओ, ई तक। तो ये पॉइंट क्या जाएगा, ध्यान से सुनना, ये इसके पैरेलल है। ठीक है बेटा, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो इतना जिसके समझ में आ गया ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है बेटा, कंस्ट्रक्शन के बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। हिंट भी हमें इसलिए ही गिवन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन ए से लेके ई तक भी क्या सी के पैरेलल है? तो हम कहेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी हमें गिवन है बेटा, है ना, एंड देयरफॉर आल्सो ए ई पैरेलल भी होगी डी सी के, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये समझा है, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं इसको कि कंस्ट्रक्शन से हमने ये समझा है। और ए डी पैरेलल टू सी ई ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे को कि ए ई को हमने बढ़ाया था, कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और या फिर ये भी कह सकते हो कि ए ई इज द एक्सटेंडेड पॉइंट, ई इज द एक्सटेंडेड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट्स वाई ए ई पैरेलल टू डी सी। अब इतनी बातें समझ में आई तो हम आगे कर सकते हैं। तो हमें शो करना है कि एंगल ए बी के इक्वल है, कि ये जो एंगल ए है ये इस एंगल बी के इक्वल है। तो इसके लिए सोचो, अगर हम पैरेललोग्राम को देखें कि सिंस ए डी पैरेलल टू सी एंड ए ई पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर, अब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, देयरफॉर ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है, ब्रैकेट में लिख देना, बोथ पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई आर पैरेलल, दैट्स वाई, है ना। या लिख सकते हो बोथ पेयर, मैं लिख ही देता हूँ, बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel। ठीक है, इस रीजन से हमने कह दिया कि ADC पैरेललोग्राम। अगर ADC पैरेललोग्राम, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, डायग्राम बना के समझाता हूँ, अगर ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है ADCE, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि एंगल D और E इक्वल है, ये कह सकते हो। तुम कहोगे कि एंगल D इक्वल है एंगल E के, ठीक है। और क्या कह सकते हो, यहाँ से तुमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये रहा, ऐसा था ट्रेपीजियम अपना बी वाला। एक बात बताओ, उसने तुम्हें कहा कि ए डी इक्वल है बी सी के, कि ए डी जो ये लाइन है ये इक्वल है बी सी के, है कि नहीं। अब हमने पैरेललोग्राम है तो ये भी कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू सी ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये अगर हमारी इक्वेशन में भी हम इसको बनाते हैं, ये तो हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ए डी इक्वल है बेटा बी सी के, ये गिवन है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे एक बात बताओ कि ट्राइंगल बी सी ई जो है अपना, ध्यान से देखना, जो ये बी सी ई ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर इन ट्राइंगल बी सी ई ए डी इक्वल टू सी, देयरफॉर अगर दो साइड इक्वल हैं किसी ट्राइंगल में, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस। तो यू कैन से दैट एंगल, इसका नाम रख लेते हैं बेटा, है ना, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो ये में भी हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन सकती है बेटा।
बन सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों का सम करूं तो 180 आएगा, 2 और 3 का। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आएगा? लीनियर पेयर से। मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने ऐसे, ठीक है। दूसरा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल 1 और 4 180 क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेंस्ट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेयर ऑफ एडजेंस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख रहा हूँ एक बार, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है तो उसके एडजेंस्ट एंगल का सम 180 होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल नहीं होते क्या? को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता? होता है ना, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब इस रीजन से हम देखो, ये दोनों 180 180 हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि मुझे 1 और 2 को इक्वल लाना था। 2 को मैं 3 के साथ रिलेट कर दिया और 1 को 4 के साथ। 3 और 4 पहले से इक्वल है, देखो ये रहा। तो बाय इक्वेशन 3, अब चाहे तो 3 की जगह 4 रखो या 4 की जगह 3, बस एक की जगह लिखना। तो अगर 3 को मैं 3 रखता हूँ और 4 को कितना कर देता हूँ बेटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 1। और तुम ये लिख सकते हो कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब तो ईजी है, इतना समझने के बाद तो ईजी है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल डी के। मुझे एक बात बताओ, इसने कहा था क्या ट्रेपीजियम में दोनों लाइन इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 6 का सम 180 होना चाहिए। ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो यस, तो हम लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूँ बेटा, तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लिया तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये लाइन नहीं लिखनी पड़े, या फिर तुम लिख सकते हो एंड, यहाँ पे देयरफॉर लगा देना एंड। हमें ये भी पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। वैसे तो सिमिलरली वर्ड से हो जाता है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आया इसलिए। तो इससे तुम ये भी लिख सकते हो क्या कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 से हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल होंगे, यस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 1 इक्वल हैं, तो 1 और 2 अगर इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 5 के। ब्रैकेट में लिख लो बेटा बाय इक्वेशन, इसका नाम नहीं दिया, इसको 4 दे देते हैं और इसको 5 और इसको 6, ठीक है, बाय इक्वेशन 4। समझ में आया? क्योंकि 1 और 2 अगर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 5 किसके इक्वल आ गया? 6 के। ये इक्वेशन नंबर हो गई 7। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर किसी बच्चे को है तो बेटा प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि मैं खुद सोच समझ की वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ से देखो एक और पार्ट सोल्व हो गया, सी इक्वल है डी के। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना एंगल सी इक्वल टू एंगल डी समझने के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 मैंने इसलिए लिए कि हमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। ओके बेटा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के। अभी ए बी सी है कहाँ? तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए बी सी ये ऐसा ट्राइंगल है। तो मैं एक बार इधर बनाता हूँ ए बी सी, देखना भाई बेटा ऐसा ही बनेगा क्या? ए बी ए और सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बता रहा है? बी ए डी, बी से ए और फिर डी तक। तो दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है क्या? बी ए और डी दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट करना तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन थी ट्रेपीजियम की, ए डी इक्वल टू बी सी, देखो ये रहा गिवन है। सेकेंड हमने एंगल ए कंप्लीट एंगल बी के इक्वल कर दिया क्या? यस। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बेटा ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरे का नाम है बी ए डी। दोनों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पहली लाइन तुम ये लिख लेना ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, दूसरी ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, और थर्ड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी में भी तुम यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से लिख दोगे। यहाँ पे लिख लेना ये रहा 4, ये दोनों 4 ही हैं समझने के लिए, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 4
तो यहाँ से 3 लाइनें लिख लोगे 1 2 और 3। बाद में क्या लिखेंगे बेटा, बाई SAS रूल लग रहा है क्या इसमें, देखो SAS। तो बाई SAS रूल यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया। अब लास्ट बचा है पार्ट नंबर 4, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। ये क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि AC डायगोनल A से लेके C तक, तो देखो ये रही AC डायगोनल, और डायगोनल B से लेके D ये रही, तो वो तो इससे हो जाएगा। तो बाय CPCT में लिख रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एक बार सीधा तुम इसमें लिखना ना, सिंस ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, तो बाय CPCT वी कैन से दैट कि डायगोनल या AC इक्वल टू BD, AC BD की आएगी, फिर लिख लेना सो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ओके बच्चा, क्वेश्चन तो इजी था बट कॉन्सेप्ट बहुत सारे कुछ सीखने को थे। अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत इजी था। अगर रिवीजन करने के लिए भी यहाँ आया तो मेरे हिसाब से क्विक वे से मैंने तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। लिखने को जो बातें थी ओवरऑल मैंने कुछ लिख दी हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं वो तुम लिख लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो कैसे लगे बता दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, और अगर रिमेनिंग चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। थैंक यू बेटा।